Hello students. So we are discussing about the subject of quantitative techniques for managers. This subject is in MBA second semester of your program. So several topics about this subject we have already discussed. We have completed the first unit of this subject, and right now we are on the second unit, and right now we are actually discussing the most important aspect of this subject or most important topic under this subject, the most important model covered in this subject, the linear programming model. So as we have discussed earlier also, as I have told you earlier also, linear programming is one of the most versatile models under the subject of quantitative techniques and operations research, you can say. तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में कई सारी चीज़ें हम लोग पहले बात कर चुके हैं, 2 सेशंस हम लोग कवर कर चुके हैं। 2 सेशंस में हम लोगों ने बात की है अबाउट व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, what sort of problems we can solve using linear programming, and then we have also talked about the mathematical formulation of a linear programming problem, in short an LPP. So in general, this also is one thing that I have told you earlier also. In general, OR में और in particular linear programming में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, एक्चुअली आपको प्रॉब्लम्स नहीं दी जाएगी, आपको एक प्रॉब्लम सिचुएशन दी जाएगी। तो उस प्रॉब्लम सिचुएशन को पहले आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना होगा एक प्रॉब्लम के फॉर्म में, और फॉर्मुलेशन के बाद फिर ये देखेंगे या जिस हिसाब से आपने उसको फॉर्मुलेट किया उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर मॉडल, जो कई सारे हम लोग मॉडल्स यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसमें से कोई एक मॉडल यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के केस में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम पिछले सेशन में देखी थी, और ये वो प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इस प्रॉब्लम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, we will try and understand all the different aspects of an LPP. एक LPP के अलग अलग aspects को, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग methods solve करने के, सारी चीज़ें हम लोग इस problem के थ्रू समझेंगे, और कई सारे nuances इसमें हम लोग देखेंगे, समझेंगे practically मतलब क्या है चीज़ों का, ये भी समझना ज़रूरी है। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है, मतलब केवल हमें एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन ही इससे नहीं मिलता है। कई बार क्या होगा कि आपको जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला है, बाद में सिचुएशन चेंज, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो सकता है कि सिचुएशंस में चेंज, तो सिचुएशन अगर चेंज होती है तो उसके बेसिस पर सॉल्यूशन हमारा किस तरह से बदल सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट्स, यू कैन से, ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो उन एक एक चीज़ को, एक ही प्रॉब्लम को लेकर के, इस एक प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। एक एक जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग के जो स्टेप्स में होंगे, जो अलग अलग मेथड्स के जो स्टेप्स होंगे, उसमें जो चीज़ें मिल रही हैं उनका, नॉट ओनली दी ऑप्टिमम सॉल्यूशन, हर स्टेज पे जो चीज़ें मिल रही हैं उनका क्या मतलब है, थ्रू दिस प्रॉब्लम वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए ये जो प्रॉब्लम का जो डेटा है, ये हमारे दिमाग में पूरी तरह से रखना है, और इसीलिए मैं दोबारा से इसको शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में भी देखा था, ये तो प्रॉब्लम सिचुएशन है या डेटा है, इसके बेसिस पर हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले सेशन में समझी थी। तो फॉर्मुलेट करने के बाद अब जब उसको सॉल्व किया जाएगा, और जो मेथड आज हम लोग देखेंगे, दैट विल बी दी ग्राफिकल मेथड, द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे बेसिक और सबसे आसान वाला एक्चुअली जो मेथड है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड एलपी का। तो ग्राफिकल मेथड, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। वी विल बी प्लॉटिंग अ ग्राफ, और उस ग्राफ की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है, इसको यूज़ करने के लिए हमने जो प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट कर ली थी, उस प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के आगे से हमको प्रोसीड करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम जो फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें बाकी सारी चीज़ें नहीं मेंशन्ड हैं, वो अभी हमको दिमाग में रखनी होंगी। जैसे जो चीज़ यहाँ पे लिखी हैं कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम है उसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 मशीन्स हैं, दोनों के ऊपर दोनों प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग हो रही है। इसी प्रॉब्लम को जो कंडेंस्ड फॉर्म में है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो 2 प्रोडक्ट्स P1 P2, 2 मशीन्स M1 एंड M2,
P1 is consuming, as you can see, 4 hours of processing time on machine 1 and 2 hours of time on machine 2. Similarly, P2 is consuming 2 and 4 hours respectively on the two machines, and the hours available, that is also mentioned, और कितना कंट्रीब्यूशन है इन दोनों प्रोडक्ट्स का टू द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो भी दिया हुआ है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये जो हमने वेरिएबल्स लिए थे, जो डिसीजन वेरिएबल्स जिसको कि बोला गया था, x1 एंड x2, ये क्या हैं, ये हमको ध्यान रखना है। x1 क्या है, कितनी यूनिट्स p1 की बनाई जाए, ये x1 रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी यूनिट्स p2 की बनाई जाए, ये x2 रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 60 और 48 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मशीन 1 के ऊपर कितने आवर्स अवेलेबल हैं। तो ये जो 60 है ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये जो 48 है ये यहाँ से आया। जो x1 और x2 जो हैं ये p1 और p2 हो गए। 8 कहाँ से आया, ये एक यूनिट p1 की कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये 8 हो गया। 6 कहाँ से आया, एक यूनिट p2 की कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 6 हो गया। 4 और 2, दिस 4 एंड 2 आर these 4 and 2, this 2 and 4 are these 2 and 4। तो ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये 2 घंटा, ये 4 घंटा टोटल मिलाकर के कितने आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं दूसरी मशीन के ऊपर। 4 आवर्स इंटू x1 प्लस 2 आवर्स इंटू x2 कितने आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं। और इसीलिए लेस देन इक्वल टू हमने लिया था, क्योंकि ये जो टोटल कंजम्पशन, टोटल आवर्स कितने आपने चलाया पहली मशीन को, वो 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 60 ही घंटे अवेलेबल है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड मशीन। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें क्या मायने रखती हैं, दिस शुड ऑलवेज बी देयर एट द बैक ऑफ आवर माइंड, जिससे कि हम एक एक आस्पेक्ट एलपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग का और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अच्छे से समझ सकें। तो नाउ कमिंग टू दी ग्राफिकल मेथड। तो तरीका क्या है ग्राफिकल मेथड, जैसा कि वही कहा था मैंने, नाम ही कह रहा है कि हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, जो पहला स्टेप है प्लॉटिंग द टू कॉन्स्टेंट्स, जो दो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं, 4x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 60, 2x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल टू 48। इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को अब लेस देन और इक्वल टू जो है वो प्लॉट नहीं होगा, तो उसको हम इक्वलिटी मान करके उसको हम प्लॉट करेंगे। तो पहला हो गया 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू की जगह साइन आ गया इक्वल टू का, और वो हम प्लॉट करेंगे। दूसरा है 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 48, उसे हम प्लॉट करेंगे। तो शुरुआत पहले वाली इक्वेशन से अगर हम करें, तो पहली इक्वेशन में उसमें हमें जब प्लॉट करना है, इट इज़ द स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कोई दो ऐसे पॉइंट्स जो जिनके थ्रू वो लाइन पास कर रही है। वो दो पॉइंट्स हमको मिल जाएं तो हम उसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर ग्राफिकल मेथड के लिहाज से हम लोग समझ लें, जैसे ये ग्राफ हमने बनाया है, ये इस ग्राफ तक पहुँचने का तरीका तो यहाँ पर है ही है, इसको अभी हम लोग समझ ही लेंगे। लेकिन ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये ध्यान रहे कि ये ग्राफ तो पूरा एक्सटेंड अगर कर दें तो इस तरह से है। ये जो है दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट, and this is the fourth quadrant if you remember slightly the coordinate geometry that you must have studied at the school level। तो ये चार quadrants इसके हैं। थोड़ा सा बस आइडिया उसका चाहिए, ज़्यादा उसमें कोई परेशान होने वाली और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बेसिक्स थोड़ी सी, लेकिन फिर भी ग्राफिकल ग्राफ के बारे में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के में पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x1 और x2 हैं, तो हमने x1 और x2 को ले लिया, x1 को x एक्सिस पे ले लिया और x2 को y एक्सिस पे ले लिया। इस तरह से तो हम दोनों को प्लॉट करेंगे। एक चीज़ ये, इफ़ यू रिमेंबर, और अभी भी जो पिछले स्लाइड में भी लिखा हुआ था, और जो प्रॉब्लम हमारी है, ये दोनों वेरिएबल्स x1 और x2 दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अगर x1 है, x1 जो कि y एक्सिस पे, x एक्सिस पे सॉरी प्लॉट किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू जब आप y एक्सिस से राइट में जाएंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इधर की तरफ y एक्सिस के लेफ्ट में वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब है ये दोनों जो क्वाड्रेंट्स हैं ये तो ख़त्म हो गए, क्योंकि यहाँ पर x1 जा ही नहीं सकता, इट ऑलवेज हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 है, इससे इधर पॉजिटिव है। इसी तरह से जो x2 है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये x एक्सिस के ऊपर ग्रेटर होगा, नीचे लेस होगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट केवल एक ऐसा बचता है जहाँ पर कि दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पर क्या होगा,
x1 नेगेटिव होगा, x2 पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे x1 पॉजिटिव होगा, x2 नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है हमने क्यों कांस्टेंट ले रखा है, इम्प्लिसिट कांस्टेंट्स हमारे क्या कह रहे हैं कि x1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन ज़ीरो या नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और x2 भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो भी कुछ ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैन बी एक्सटेंडेड। ये लाइन जो है ये इधर भी एक्सटेंड हो जाएगी, ये लाइन इधर भी एक्सटेंड हो जाएगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा रही है। लेकिन हमें कितने से मतलब है, हमें केवल इतने से मतलब है जो पार्ट उस लाइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है उतने से ही मतलब है। तो इन ऑपरेशंस रिसर्च एंड इन पर्टिकुलर व्हेन वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, तो हम पहले क्वाड्रेंट तक ही सीमित हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे, और इसके अलावा इसके इधर ही हम रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, वाई एक्सिस के राइट में, एक्स एक्सिस के ऊपर, इतने में ही हमको रहना है, वहीं पर सारा काम करना है। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है कि हमने कैसे यहाँ पर निकाला, हमने क्या किया, सबसे पहले पहली जो इक्वेशन है उसमें x1 को 0 रखा। हमें चाहिए क्या, जैसा अभी मैं कह रहा था, दो कोई भी पॉइंट्स चाहिए जिनके थ्रू लाइन ये पास करती है, उन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करके और एक्सटेंड कर देंगे, लाइन तो हमको मिल जाएगी। लेकिन एक ये जनरल तरीका यूज़ करने से थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा कि आप व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल एक बार x1 को 0 रख दीजिए, एक बार x2 को 0 रख दीजिए, एक बार x1 को 0 और एक बार x2 को 0। इस तरह से अगर लेकर के चलेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाती, कैलकुलेशंस हमें आगे थोड़ा कम हो जाएंगे। वो कैसे होगा उस पर भी अभी आएंगे। तो ये हमने पहले जब x1 को 0 रखा तो सॉल्व करके हमको मिल रहा है, एक पॉइंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0,30, और जब हमने x2 को 0 रखा तो उसको फिर सॉल्व करके हमको मिल रहा है 15,0। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। वैसे तो यहाँ पे सब चीज़ सॉल्व भी है और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। जो आगे की जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि किस तरह से एक्चुअली हम सोल्यूशन पे पहुँच रहे हैं। तो ऐसे दो पॉइंट्स मिल सकते हैं। हमने x1 को 0 के बजाय 1 रखा होता, 2 रखा होता, -1 रखा होता, कुछ भी रखा होता, x2 की कोई भी वैल्यू मिल जाती और हमें कोई भी और भी पॉइंट मिल सकता था। कोई भी पॉइंट अगर हमें मिल जाएगा तो हम लाइन प्लॉट कर लेंगे। हमने लेकिन यहाँ पे अभी क्या किया, 0,30 जो मिला उसको हमने यहाँ प्लॉट कर दिया इस जगह पर, और दूसरा पॉइंट जो मिला हमको वो मिला 15,0, तो इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो ये जो लाइन हमको मिल रही है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट कांस्टेंट, ये हमको मिल गई। सिमिलरली जो दूसरा वाला है उसको भी हम ऐसे ही लेकर के चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन जो है उसमें हमने क्या किया, फिर वैसे ही x1 को 0 रखा तो एक पॉइंट मिल गया 0,12, और x2 को 0 रखा तो दूसरा पॉइंट मिल गया 24,0। इस तरह से हमको यहाँ पर भी दो पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, और उनको जब हमने प्लॉट किया 0,12 यहाँ पे प्लॉट कर दिया और 24,0 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इन दोनों को प्लॉट किया, और ये दूसरी लाइन जो मिल रही है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है लेजेंड में, जो ब्लू वाली जो लाइन है दैट इज़ दी कांस्टेंट नंबर 1 रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट नंबर 1, जो रेड वाली लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट नंबर 2। अब इतना काम ये एक तरह से पहला स्टेप हो गया। ग्राफिकल मेथड पूरे के पूरे ऑपरेशंस रिसर्च में एक जो सबसे सिंपल वाली जो चीज़ें हैं उनमें से एक टॉपिक ये है। लेकिन ऑब्वियसली चाहे सिंपल हो चाहे थोड़ा मुश्किल हो, बहुत ही नई तरह की ऑपरेशंस रिसर्च इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, सॉरी, लेकिन एक अलग ही अप्रोच इसका है। ये उस तरह से फॉर्मूले बेस्ड नहीं होती है कि फॉर्मूला आपको मालूम है और काम कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मूला बेस्ड भी हो तो भी अभी तक आप लोग जो भी कुछ जिस तरह से भी मैथमेटिक्स पढ़ते आए हैं, यहाँ पर थोड़ी अप्रोच आपको चेंज करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से हमको समझना होगा कि कोई भी अगर चीज़ कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उनका प्रैक्टिकल या कॉन्सेप्चुअल भी इम्प्लीकेशन क्या है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, वाई यू आर डूइंग इट। तो हमने सबसे पहला स्टेप जो लिया ग्राफिकल मेथड के लिए, 3 काम हमको बेसिकली करने हैं। पहला काम तो हमें ये करना है कि हमने जो जितने भी इनइक्वेशंस थे, जितने भी कांस्टेंट्स थे, यहाँ पे 2 थे तो हमने 2 को प्लॉट कर दिया। 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी होंगे उनको हम इसी तरह से जो प्रोसेस अभी देखा गया उसी तरीके से हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ के, हाँ, अनदर थिंग, ग्राफ इज़ नॉट नेसेसरी।
ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ पेपर के ऊपर ही करना है। एक रफ ग्राफ भी करीब करीब मतलब काफ़ी हद तक का मतलब है कि अगर थोड़ी भी एक्यूरेसी के साथ आप बनाएंगे तो आपको एक वो सही रिजल्ट आपको मिल जाएगा रफ ग्राफ से भी, रफ हैंड से ड्रॉ करके भी मिल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस तो हम सारे कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमने लाइन ड्रॉ की और वहाँ से ही हमने पॉइंट या कोऑर्डिनेट उठा लिया, वो भी किया सकता है, लेकिन फिर उसमें एक एक्यूरेट ग्राफ की ज़रूरत होगी। हम केवल ग्राफ किस लिए बना रहे हैं? ग्राफ जिससे कि हमें एक ये अंदाज़ा मिल जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ें लाई कर रही हैं, उसके लिए ग्राफ है। तो सबसे पहला काम इसका मतलब है कि 2 हो 3 हो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हों, यू विल ऑलवेज बी हैविंग एटलीस्ट 2 कॉन्स्टेंट्स, उनको, और वो लेस देन इक्वल टू हो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी हो उसको बराबर मान लिया, इक्वल मान लिया, और इक्वल मान करके उसको प्लॉट कर लिया। अब क्या है कि जब आपने इसको प्लॉट कर लिया, अब हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा एरिया इस प्लॉट का कौन सा एरिया हमारे काम का है। कौन सा एरिया हमारे काम का है का मतलब क्या हुआ? इफ़ यू अगेन नाउ गो टू दी प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रॉब्लम को रेफर बार हमको करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारे दिमाग में एक होनी चाहिए कि क्या चीज़ कही जा रही है। कहा जा रहा है कि P1 कितना बनाए, P2 कितना बनाए। प्रॉब्लम ये है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज़ करना है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिसाइड करना है P1 कितना बनाए, P2 कितना बनाए। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम P1 0 यूनिट्स बनाएंगे और P2 भी 0 यूनिट्स बनाएंगे। तो ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, यानी कि इसको हम बोलते हैं इज़ इट फीजिबल और नॉट। तो एक चीज़ हम देखते हैं OR में, जो कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे, हम ये जानेंगे कि कोई भी सोल्यूशन अगर है, इज़ इट पॉसिबल, कैन इट बी डन। इफ़ इट कैन बी डन देन इट इज़ फीजिबल, इफ़ इट कैन नॉट बी डन, इफ़ इट कैन नॉट बी अचीव्ड देन इट इज़ इनफीजिबल। तो ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पहले हम ये देखें कि जो सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वो फीजिबल है या इनफीजिबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम 0 0 यूनिट्स दोनों का बनाएंगे, तो इट इज़ फीजिबल, कुछ भी नहीं बनाया जा रहा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कहे कि हम x1 की -10 यूनिट्स बनाएंगे, दैट इज़ इनफीजिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक चीज़। दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कहे कि हमारे पास जितना रिसोर्स है, हमारे पास 60 आवर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास पहली मशीन के ऊपर, आपको याद है, या दूसरी मशीन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर दूसरी मशीन के ऊपर ये 48 कहाँ से है? दूसरी मशीन के ऊपर 48 आवर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए ये 48 लिखा हुआ है। और दूसरी मशीन के ऊपर ये 4x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है P2, वो 1 यूनिट बनाने में आपको 4 घंटे लग जा रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि हम P2 की 100 यूनिट्स बनाएंगे, हम P2 की 100 यूनिट्स बनाएंगे, तो 1 यूनिट बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं, 100 यूनिट्स बनाने में 400 घंटे लगेंगे। हैं कितने? केवल 48 आवर्स अवेलेबल हैं, तो दिस इज़ इनफीजिबल, दिस सोल्यूशन इज़ इनफीजिबल। तो जो ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ की मदद से हमको फीजिबल और इनफीजिबल वैल्यूज़ पता करती हैं, सोल्यूशंस पता करते हैं, चलते हैं। ये पूरे ग्राफ में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दैट रिप्रेजेंट्स अ सोल्यूशन। एक यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर x1 x2 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस जगह पर x1 x2 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस जगह पे x1 x2 की जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे x1 x2 की कुछ भी वैल्यू हो, इसी जगह पर ले लें जो ग्राफ जो हमने बनाया है, मतलब कहीं पे यहाँ पर एक वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे एक वैल्यू हो सकती है, जितने भी हैं ये सब जो हैं हमारे सॉल्यूशंस हैं, वो हमारे सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से इस जगह पर x की वैल्यू, x1 की वैल्यू जो है वो 30 है और x2 की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है पहला प्रोडक्ट जो है वो 30 यूनिट बनाया जाए और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो 0 यूनिट्स बनाया जाए, ना बनाया जाए। तो ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है। लेकिन कुछ सोल्यूशन इसमें से फीजिबल हैं, कुछ इनफीजिबल हैं। सम सोल्यूशंस आर फीजिबल, सम आर इनफीजिबल। तो द ग्राफ हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग विच सोल्यूशंस आर फीजिबल, विच सोल्यूशंस आर इनफीजिबल। और वो जानने के लिए जब आपने प्लॉट कर दिया, एक बार इक्वल टू बना करके लाइंस को प्लॉट कर दिया, अब आप देखेंगे कि एक्चुअली ओरिजिनल डायरेक्शन इन कॉन्स्टेंट्स का था क्या। पहले कांस्टेंट का डायरेक्शन था लेस देन और इक्वल टू, दूसरे कांस्टेंट का डायरेक्शन भी लेस देन और इक्वल टू ही था, दोनों कांस्टेंट्स का डायरेक्शन लेस देन इक्वल टू था। तो ये जो लाइन है, पहला कांस्टेंट ये अगर हम लें, ये जो लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, और इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन द राइट हैंड साइड। और इस लाइन को भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे।
तो पहले हमारा जो सोल्यूशन है पहली लाइन से भी नीचे है और दूसरे से भी नीचे, दोनों से नीचे, यानी कि ये जो कॉमन एरिया है ये हो गया हमारा फीजिबल एरिया, ये हो गया फीजिबल एरिया। तो अगर कोई भी सोल्यूशन हम कह रहे हैं, जितने भी मार्क्स हमने लगाए थे वो इसके बाहर हैं, तो वो हमारे मतलब के नहीं हैं, क्योंकि वो इनफीजिबल हैं। यहां पर है तो x1 और x2 दोनों की वैल्यू रेंज के बाहर जा रही है, इनफीजिबल है। यहां पर अगर है, इस जगह अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो पहला कांस्टेंट तो फॉलो हो रहा है, दूसरा फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट कह रहे हैं इसके नीचे ही रहना है, तो दूसरा नहीं फॉलो हो रहा है। यहां पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो दूसरा फॉलो हो रहा है, पहला फॉलो नहीं हो रहा है, तो दोनों को फॉलो करने के लिए इसके नीचे रहना है, और जो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट थे उसको फॉलो करने के लिए इसके अंदर रहना है। तो ये हो गया हमारा फीजिबल एरिया। इस तरह से हम फीजिबल एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब ये जो शेड कर दिया हमने, यहां पे जो शेड किया हुआ है, दिस इज द फीजिबल एरिया। इतना समझना जरूरी है। अब हमको जानना है कि ये जो सारा पूरा फीजिबल एरिया है, इतना जो फीजिबल एरिया, इसमें से ऑप्टिमम कौन सा है। तो दो चीजें देखी थी, फीजिबल, इनफीजिबल। इसके अंदर जो है वो फीजिबल है, इसके बाहर जो है वो इनफीजिबल है, और इस फीजिबल में से जो होगा वो ऑप्टिमम, जो बेस्ट होगा वो ऑप्टिमम होगा। फीजिबल कौन सा है, जो कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करके जो आप चीज़ देख रहे हैं वो हो गया फीजिबल। अब इसमें से हमको बेस्ट देखना है, यानी कि इसमें से हमको देखना है ऑप्टिमम क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमम सोल्यूशन, दिस वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो ये जब आप यहाँ से निकालेंगे, कैसे पता करेंगे ऑप्टिमम निकालने के लिए? ऑप्टिमम का मतलब हो गया, अगर मैक्सिमाइज करना है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑप्टिमम है, अगर मिनिमाइज करना है तो जो मिनिमम वैल्यू है वो ऑप्टिमम है, दोनों में से कुछ भी। तो हमें यहाँ पे लेकिन क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। इफ यू रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट वाज मैक्सिमाइज 8x1 + 6x2। तो कैसे मिलेगी हमें ऑप्टिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू? उसके लिए ये तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है ऑफ आइसो प्रॉफिट लाइंस। आइसो का मतलब होता है सेम। तो ऐसी लाइंस जो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे हम अगर मान लीजिए हम रख दें 8x1 + 6x2, इसको हमने 0 मान लिया, तो हमें एक्चुअली क्या होगा, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गई, जो कि ओरिजिन से पास करेगी। इट विल बी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो 0 और 0 अगर x1 और x2 को रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वैल्यू मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो अब इसी के पैरेलल एक और लाइन मिलेगी, इससे थोड़ा सा ऊपर से जाएगी। इसी तरह से हम बढ़ते जाएं। ऐसे अगर बढ़ते जाएंगे तो एक लाइन ऐसी मिलेगी जो कि हमारे जो एक किसी कॉर्नर से, जितने कॉर्नर्स हैं उसमें से किसी एक कॉर्नर से पास होगी, और उसके बाद वाली लाइन उसके ऊपर निकल जाएगी। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। वी गिव रैंडम वैल्यू टू z एंड ड्रॉ एन आइसोप्रॉफिट लाइन, वी कीप इंक्रीजिंग दिस वैल्यू, सक्सेसिव आइसोप्रॉफिट लाइंस विल बी पैरेलल एंड अबव द फर्स्ट लाइन। और ऐसी एक पोजीशन आएगी जबकि ये बाहर निकल गई। ये पॉइंट जो है, इसी पर हमको वैल्यू चाहिए, वही हमारी ऑप्टिमम वैल्यू होगी। ये एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम के थ्रू कहा जा रहा है, यही बात कही जा रही है। द ऑप्टिमम सोल्यूशन टू एन एलपीपी लाइज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स of the feasible polygon provided there exists a solution of to the LPP which is unique, finite and optimal। तो ये जो शेडेड एरिया है इसका एक्सट्रीम पॉइंट, तो एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है, ये दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इन चारों पे हम वैल्यूज़ निकालेंगे, और पता करेंगे। तो उस चारों के लिए हमें इसका कोऑर्डिनेट तो पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका नहीं पता है। इसका निकालने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आ रही है, मिल रही है हमको, वो मिल रही है इस पॉइंट की 12,6। तो ये 4 पॉइंट्स हमको इस तरह से मिल जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे, 0,12 ये वाला है, 0,0 ये वाला है, 15,0 ये वाला है, और 12,6 ये वाला है। इन चारों पे हमको z की वैल्यू चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम, द ऑप्टिमम और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल लाई एट वन ऑफ दीज एक्सट्रीम पॉइंट्स। इनमें से किसी एक पर होगा। तो चारों पे z की वैल्यू चाहिए होगी। z की वैल्यू जो हमारी है 8x1 + 6x2। तो एक बार x1 x2 की जगह हम रखेंगे 0 और 12, दूसरी बार x1 x2 की जगह रखेंगे 0 और 0, तीसरी बार रखेंगे 15 और 0, और फिर रखेंगे 12 और 6। और ये एक्सट्रीम पे हमको मिल जाएगा। हमें मालूम है कि एक्सट्रीम पे ही आंसर मिलेगा, अंदर कहीं आंसर नहीं मिलना, यहाँ कहीं आंसर नहीं होगा, बाहर है ही नहीं, बाहर वाला तो इनफीजिबल है।
तो इन चारों कॉर्नर्स में से कोई एक सोल्यूशन होगा, इन चारों को निकाल करके हम कंपेयर कर लेंगे। तो जब x1 0 है और x2 12 है तो वैल्यू आ गई 72, 0 0 पे तो 0 आ ही रहा है, 15 0 पे 120 आ रहा है और 12 और 6 लेने पर 132 आ रहा है। इन चारों में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 132, देयरफॉर 132 बिकम्स आवर मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन। जो दोनों प्रोडक्ट्स को x1 हम कितना बनाएंगे, x1 12 यूनिट्स बनाएंगे, x2 कितना बनाएंगे, 6 यूनिट्स बनाएंगे, और उस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन हमको मिलेगा वो मिलेगा 132। तो इस केस में जो ऑप्टिमम आंसर आपको मिला वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे मिले, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एंड डिपेंडिंग एक्चुअली ऑन द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसकी जो स्लोप होगी, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एक तरह, एक्चुअली उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो पॉइंट है वो यहाँ मिल रहा है या यहाँ मिल रहा है या यहाँ मिल रहा है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व अ पर्टिकुलर LPP यूजिंग दी ग्राफिकल मेथड। एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है, एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम में 3 चीज़ें कही गई थी कि ये थ्योरम तब एप्लीकेबल होता है जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक है और फाइनाइट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज z की हो सकती हैं तो वो केस हो सकता है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस का। आपको एक ही प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा बेस्ट आंसर्स मिल सकते हैं। OR में कई सारे मॉडल्स में कई जगहों पर इस तरह की सिचुएशन हम लोगों को मिलती हैं जबकि हमको मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसमें प्रैक्टिकली इट इज़ एक्चुअली यूज़फुल फॉर मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो अगर मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिले, क्योंकि मल्टीपल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कई सारे हैं। तो अब क्या होगा, हम क्वालिटेटिव टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी अगर हैं उनको भी एनालाइज कर सकते हैं और उनके बेसिस पर उसको हम उसमें से कोई बेस्ट चीज़ निकाल सकते हैं। अनबाउंडेड सोल्यूशन हो सकता है। हमने जो ग्राफ बनाया ऐसा हो सकता है कि फीजिबल एरिया जो है वो हमें वो अनबाउंडेड मिल जाए। अनबाउंडेड के केस में भी ऐसा हो सकता है कि अगर अनबाउंडेड है लेकिन आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तब तो मिनिमम नीचे को मिल जाएगी, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ऊपर कोई लिमिट है ही नहीं, इसे अनबाउंडेड कहते हैं। और इनफीजिबल का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन अगर होती है कि ग्राफ में कोई कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, एक कांस्टेंट इस तरह से है, इसके नीचे का एरिया बता रहा है, दूसरा कांस्टेंट इस तरह से इसके ऊपर वाला एरिया बता रहा है, तो कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। देयरफॉर इन दैट केस देयर विल बी एन इनफीजिबल सोल्यूशन, और ऐसी केसेस में ऑब्वियसली एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम आपकी मदद नहीं कर पाएगा। बाकी हर केसेस में जो हमें आंसर्स मिल सकते हैं, और 2 वेरिएबल वाली कोई भी प्रॉब्लम होगी OR की, लीनियर प्रोग्रामिंग की, उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल मीट अगेन फॉर फर्दर डिस्कशन। थैंक यू।